जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य के पाठ 19 का भाग 1 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था आश्रम का अनुमानित व्यय। इस पाठ के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए, तब उन्होंने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की, एक आश्रम का निर्माण कराया। उसके बाद उसी के बारे में वे इस पाठ में विचार करते हैं कि मतलब इसमें कितने सदस्य हैं। उस समय शुरू में इसमें कितने सदस्य थे? 40 सदस्य। इस पाठ में बताया गया कि शुरू में इसमें 40 सदस्य थे। और इस बात का अनुमान लगाते हैं कि हर महीने के औसतन यानी लगभग 10 अतिथि आ सकते हैं। फिर इसमें कुछ परिवार वाले होंगे, कुछ अकेले होंगे, यानी बिना परिवार वाले होंगे। तो आश्रम में ऐसी व्यवस्था की जाए कि परिवार वाले अलग रह सकें और जो अकेले हैं वो एक साथ रह सकें। इसको ध्यान में रखकर उन्होंने आश्रम को बनाने के बारे में सोचा कि मतलब इसमें 3 रसोई घर होना चाहिए, कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में मकान बने होने चाहिए, और फिर उन लोगों के पढ़ने लायक पुस्तकें होनी चाहिए, जिसके लिए मुझे पुस्तकालय बनाना है। और फिर उसमें अलमारियां होनी चाहिए जिसमें 3,000 पुस्तकें रखी जा सकें। वे लोग आश्रम में रहेंगे तो आश्रम में जो लोग रहेंगे उनके लिए कम से कम खेती करने के लिए 5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। फिर कम से कम उस खेत में 30 लोग काम कर सकें। मतलब ऐसा रहे कि 30 लोग काम कर सकें, और जितने लोग काम करेंगे उनके लिए औजार भी चाहिए। तो खेती करने के लिए कुदाल, फावड़ा और खुरपा आदि की ज़रूरत होती है, तो इन सभी औजारों की आवश्यकता होगी। फिर बढ़ईगिरी के लिए यानी बढ़ई का काम करने के लिए जो औजार होता है वो भी हमें खरीदना पड़ेगा। इसके बारे में गांधी जी सोचते हैं। फिर वे अनुमान लगाते हैं कि ये सब करने में मुझे 5 रुपया खर्च आएगा, यानी करना पड़ेगा 5 रुपये खर्च। फिर रसोई के लिए जो आवश्यक सामान है वो भी खरीदने हैं, तो उसके लिए 150 रुपये का खर्च आएगा। फिर एक बैलगाड़ी रखनी होगी ताकि जो मेहमान आए उनके सामान को और उन्हें लाने में आसानी हो सके, क्योंकि स्टेशन जो था वो दूर था। मैं खाने का खर्च, यानी गांधी जी सोचते हैं कि वे खाने का खर्च भी वे जोड़ लेते हैं कि मतलब प्रति व्यक्ति अगर महीने में 10 रुपये पड़ता है तो वे समझते हैं कि वो पहले वर्ष में इतना खर्च नहीं निकाल पाएंगे। लगभग 50 लोगों का खर्च जो था वो 6,000 रुपये पड़ेगा, ये गांधी जी सोचते हैं। तो इतना मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं आप लोगों को इसके आगे का बता रही हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। गांधी जी कहते हैं कि मुझे ये ज्ञात हुआ है, मुझे ये मालूम हुआ है कि कुछ लोग जो हैं, विशेष लोग, उनकी ये इच्छा है कि अहमदाबाद में ये जो प्रयोग है ये 1 साल तक किया जाए, 1 साल तक इसका प्रयोग किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो अहमदाबाद में जो ऊपर वाले हैं उनको बताया जाएगा और वे सब खर्च उठाएंगे। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दें, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। फिर महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं तो ये चाहता हूँ कि अहमदाबाद
जो है वो मुझे पूरी ज़मीन और मकान जितना भी है वो सब कुछ दे दे, और जो उसमें खर्च लगेगा वो मैं कहीं और से इंतजाम कर लूँगा, कहीं और से प्रबंध कर लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। फिर महात्मा गांधी कहते हैं कि अब मेरा विचार जो है वो बदल गया है। ऐसा लग रहा है कि अब ये जो विचार किया गया था वो बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि जो 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च है उसे अहमदाबाद उठाए। उसको किससे उठाना चाहिए? अहमदाबाद को। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। फिर महात्मा गांधी कहते हैं कि यदि अहमदाबाद जो है 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है तो जो ऊपर बताया गया है खाने का खर्चा, उसका प्रबंध मैं कर सकता हूँ। चूंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है। फिर गांधी जी लिखते हैं कि ये जो मैंने खर्चे का अनुमान लगाया है, जो खर्चा ऊपर मैंने बताया है कि इतना खर्चा पड़ेगा, इतना खर्चा आएगा, तो उसका अनुमान मैंने बहुत सोच विचार कर, बहुत समय लगा कर नहीं किया हो, उसको मैंने बहुत जल्दबाजी में तैयार किया है उसका अनुमान करके। इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हूँ। तो फिर लिखते हैं कि हो सकता है, इसलिए मतलब जल्दी में मैंने इस खर्च का अनुमान किया है, तो हो सकता है कुछ रुपए जो हैं, कुछ मदें जो है, कुछ लागत जो है वो मुझसे छूट गई हो सकता है और भी खर्चा पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। फिर महात्मा गांधी लिखते हैं कि इसके अलावा खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों, मतलब वहाँ की स्थितियों के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे अनुमान है। गांधी जी लिखते हैं कि इसलिए मुझे अनुमान है कि हो सकता है भूलें भी हुई हों मुझसे, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। जो भी हो सकता है भूल हो जाए कुछ, तो इसलिए दिक्कत होगी अभी, यानी फिर से उन्हें देखना पड़ेगा। अब देखिए, यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा। अब देखिए, यदि अहमदाबाद जो है वो खर्च उठाता है तो विभिन्न तरीके, मतलब विभिन्न चीज़ों में खर्च इस तरीके से होगा। किराया बंगला और खेत की ज़मीन, मतलब बंगला जो होगा उसका किराया, और खेत की ज़मीन जो होगी उसका भी किराया देना होगा ना, फ्री में थोड़ी कोई देगा अपना खेत या बंगला। फिर किताबों की अलमारियों का खर्च, फिर किताब जो रखने हैं अलमारी में, उन अलमारियों को खरीदने में भी खर्च होगा, उन अलमारी को बनवाने में भी खर्च होगा, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। बढ़ई के औजार, और बढ़ई के जो औजार की बात की गई है तो उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता होगी। मोची के औजार, बढ़ई तो आप लोग जानते ही होंगे, बढ़ई यानी जो लकड़ी का काम करता है। मोची यानी जूते बनाने वाला, जो जूते उते बनाता है उसको मोची कहते हैं। तो बढ़ई के औजार के सामान के लिए भी, यानी बढ़ई के औजार को खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए, और फिर मोची के औजार को भी लाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा संक्षिप्त में क्या लिखा हुआ है कि अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। मतलब अहमदाबाद में जो आश्रम स्थापित हुआ है उसको तैयार किसने किया था? गांधी जी ने। इस संविधान के मसौदे से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे।
मतलब इसको पढ़कर ये पता चल रहा है कि मतलब किस तरीके से वे चाहते थे कि भारतीय जीवन का निर्माण हो, भारतीय लोग अपना जीवन यापन करें। 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य, 2 छोटी पतलियाँ 10 आदमियों के योग्य, 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कल से। अब देखिए यहाँ पे घरेलू सामान, यहाँ पे कुछ घरेलू सामान के नाम दिए गए हैं कि इतने सामान कम से कम होने चाहिए। 4 पतीले होने चाहिए 40 आदमियों का खाना बनाने के लिए। मतलब छोटे बर्तन में तो 40 आदमी का खाना बनेगा नहीं, तो 4 बड़े बड़े पतीले होने चाहिए, 2 छोटी पतीलियाँ होनी चाहिए 10 आदमियों के योग्य, तो 2 ऐसी छोटी पतीलियाँ होनी चाहिए जो 10 आदमी का खाना बन सके। 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कल से। अब पानी भी भर कर लाना होगा तो पानी किस में रखा जाएगा, तो उसके लिए 3 पतीले चाहिए या फिर तांबे के कल से चाहिए। 4 मिट्टी के घड़े, 4 मिट्टी का घड़ा चाहिए, 4 तिपाइयाँ चाहिए, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 10 रतल चाहिए जो खाना पकाने योग्य हो, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूँथने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन। मतलब 5 बाल्टी होनी चाहिए या कोई भी बड़ा बर्तन हो जिसमें नहाने का पानी रखा जा सके। 5 पतीले के ढक्कन, अब 5 पतीला होगा तो उसका ढक्कन भी होना चाहिए, वरना अगर हम कुछ भी रखते हैं तो उसको ढकेंगे कैसे, तो इसलिए उसके ढक्कन भी चाहिए। 5 अनाज रखने के बर्तन, अब अनाज इधर उधर तो रखा नहीं जा सकता, ऐसे कहीं भी रख देंगे तो चूहे आएंगे और फिर उसको काट डालेंगे सामान को, बर्तन को। जैसे अगर बोरी में रखते हैं तो बोरे को काट देंगे और फिर वो गिरेगा इधर उधर, सीढ़ा लग जाएगा, तो इसलिए कुछ ऐसा बर्तन चाहिए जिसमें अनाज भी रखा जा सके। 3 तइयाँ, 3 तावे चाहिए, 10 थालियाँ, 10 थालियाँ चाहिए, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमामदस्ता, मूसली, मतलब इमामदस्ता और मूसली यानी कि जिसमें मसाले कूटे जाते हैं, ताकि अगर हमें सब्जी बनाना है या कुछ भी बनाना है तो उसके लिए मसाले तैयार करने होंगे, और मसाले तैयार करने के लिए इमामदस्ता और मूसली की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको भी रखना पड़ेगा। 3 झाड़ू चाहिए साफ सफाई के लिए, 6 कुर्सियाँ चाहिए, मतलब जिसको भी कुर्सी पे बैठना हो या कहीं भी बाहर बैठना हो तो 3 कुर्सियाँ चाहिए, 3 मेजें चाहिए, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ। अभी तक तो केवल अलमारी होनी चाहिए ये कहा गया था, अब बताया गया कि 6 किताबें रखने की अलमारियाँ चाहिए, किताब रखने के लिए 6 अलमारी चाहिए। 3 दवातें चाहिए, उस समय इस तरीके के पेन नहीं मिलते थे तो उस समय दवात की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि अगर लिखना है तो दवात यानी जिसमें स्याही होती है, तो स्याही का दवात चाहिए था ताकि उसमें से लोग लिख सकें। 6 काले तख्ते, अब 6 काले तख्ते चाहिए, 6 रैक चाहिए, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 3 उनको भारत के नक्शे चाहिए थे और 3 दुनिया के नक्शे चाहिए थे। तख्ते 6 काले तख्ते यानी कि जो जैसे ब्लैक बोर्ड होता है ना उस तरीके के उनको चाहिए थे 6 काले तख्ते, और ऐसे रैक जिस पर वो रखे जा सके। फिर 3 भारत के नक्शे चाहिए ताकि लोग उसमें देख सकें कि किस तरीके से कहाँ पर कौन सा प्रदेश है, और 3 दुनिया के नक्शे चाहिए थे
ताकि लोग ये भी जान सकें कि दुनिया में कौन सा देश किस जगह पे है। 2 बम्बई अहाते के नक्शे और 2 उनको बम्बई का नक्शा चाहिए था। 1 गुजरात का नक्शा भी चाहिए था। 5 हाथ करघे, 5 जो हैं वो हाथ करघे होने चाहिए। मतलब कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्हें करघा चलाना सिखाया जाए और वो उसी से अपना रोजी रोटी चलाएं। फिर बढ़ई के औजार चाहिए, मोची के औजार चाहिए, खेती के औजार चाहिए, 4 चारपाइयाँ चाहिए। 4 जो है वो चारपाइयाँ चाहिए थी। एक गाड़ी चाहिए। फिर 5 लालटेन। अब इतने लोगों को रहना है, इतना बड़ा आश्रम रहेगा तो उसमें कम से कम 5 लालटेन होनी चाहिए। 3 कमोड चाहिए था। 10 गद्दे चाहिए थे। 3 चैम्बर पॉट। 4 सड़क की बत्तियाँ। वैशाख बदी 13 मंगलवार 11 मई 1915। मतलब ये जो है ये किस समय तैयार किया गया था? 11 मई 1915 में। अब देखिए यहाँ पर फिर है चौके का सामान। वहाँ उतना तो आपको बताया गया था कि क्या क्या बताया गया था। खेती के औजार, देखो यहाँ पे बताया गया ना, यहाँ पे हाँ, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार का खर्च, मोची के औजार का खर्च, फिर चौके के सामान का खर्च। चौका यानी कि जो रसोई घर में काम आते हैं सामान, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका भी सामान खरीदना है तो उसमें भी खर्चा। एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, अगर बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी चाहिए तो उसके लिए भी खर्चा। 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। 1 वर्ष अगर खाना है तो उसके लिए 6,000 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी। फिर गांधी जी इसमें लिखते हैं कि मेरे ख्याल से हमें लोहार की, यानी जो लोहे का काम करता है, और राजमिस्त्री यानी जो घर बनाते हैं, तो उनके भी औजारों की आवश्यकता होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए। इसके अलावा भी और बहुत से औजार हमें चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। फिर वो बताते हैं कि इस तरीके का खर्च मैंने इसमें नहीं शामिल किया है, ना तो शिक्षण का संबंधी कोई सामान का खर्च शामिल किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। मतलब लोगों को सिखाना होगा कि किस तरीके से हथकरघे चलाए जाते हैं, तो उसका शिक्षण देने के लिए तो सबसे पहले हमें 5 या 6 देसी हथकरघे की आवश्यकता होगी। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इस पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहीं पर आपका ये पाठ समाप्त हो गया। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो सबसे पहले देखिए लेखा जोखा। तो इसमें पहला है, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। जैसे अगर हमें सोफ़ा बनवाना हुआ, तख्ता बनवाना हुआ, तो हम किसके पास जाते हैं? बढ़ई के पास जाते हैं। या लोहे का कोई सामान बनाना हुआ तो लोहार के पास जाते हैं। तो इसलिए इसमें ये बताया गया है कि हमारे यहाँ जब बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद नहीं करते हैं कुछ काम, उसके लिए किसी पेशेवर कारीगर के पास जाते हैं, उनसे करवाते हैं। लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़ी, बसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे? मतलब अब ये बताना है कि मतलब वो ऐसा क्यों चाहते थे। जैसे लोहार है तो लोहार के पास काम करवा लो, अगर बढ़ई है तो बढ़ई के पास जाके काम करा लो, ऐसा कोई सामान है। लेकिन वहाँ पे बहुत लोगों को रहना था, ठीक है, तो और उसमें बहुत तरीके के लोग थे। वहाँ शिक्षण संबंधी बात हुई है तो शिक्षा भी देना चाहते थे। तो इसमें यही पूछा गया है कि गांधी जी जो थे वो पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़ी, बसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे, इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया।
उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। तीसरा है, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे, किन नई मदों को जोड़ना हटाना चाहेंगे। फिर है, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दोना, खाट बुनना करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाह कर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे, उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। फिर है, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो ये आपके 5 प्रश्न हैं जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर सहित लिखेंगे। इसके बाद कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। वर्ड मीनिंग मैंने आपको पहले ही सेंड कर दिया था, पहले ही बता दिया था, तो आप लोग उसको लिख ही चुके हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख के और याद कर लीजिएगा। फिर आगे हम आगे के चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।